नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 8 अगस्त के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आइए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज के इस सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। किसी आवेदक को पासपोर्ट से कब वंचित किया जा सकता है, इसको आधार बना करके एक न्यूज़ आया है, सबसे पहले हम उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद पूर्वव्यापी टैक्स हमारे देश में क्यों खत्म होने चाहिए, इसको लेकर के एक न्यूज़ आया है, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा आज के पेपर में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे अंतिम में इन समाचारों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आज के पेपर के पेज नंबर 11 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है रिजेक्शन वे आउट। के टॉपिक जीएस पेपर 2 पॉलिटी और गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है। और इस न्यूज़ में जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा हाल ही में जारी किया गया एक सर्कुलर का जिक्र किया गया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि जब भी कोई व्यक्ति पासपोर्ट या सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करता है तो फील्ड इंटेलिजेंस इकाइयों को यह जांच करना चाहिए कहीं वो व्यक्ति पथराव की घटनाओं और अन्य सड़क विरोध में शामिल ना हो। अगर वो व्यक्ति इन घटनाओं में शामिल होता है तो उसे पासपोर्ट या सरकारी नौकरी का जो आवेदन उसके द्वारा दिया गया है उसे वंचित किया जा सकता है। यानी कि अगर पुलिस को उसके रिकॉर्ड में किसी आपराधिक गतिविधि के बारे में सबूत मिलते हैं तो आवेदक को सुरक्षा मंजूरी नहीं दिया जाएगा। यानी कि यह उन परिस्थितियों को सामने लाता है जिनमें आवेदक के द्वारा पिछले किए गए कार्यों के आधार पर पासपोर्ट या सरकारी नौकरी देने से इनकार कर दिया जाता है। और इसी को लेकर के इस न्यूज़ में चर्चा किया गया है। यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि आखिर वे क्या कारण है जिसके कारण आपके द्वारा अगर ऐसा कोई भी काम किया गया है तो आपको सरकारी नौकरी देने से इनकार किया जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करता है तो उसके द्वारा आमतौर पर कुछ बातें फॉर्म में भरी जाती हैं, जिसमें उन्हें बताना होता है कि क्या उन्हें अतीत में गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है, उन पर क्या कोई मुकदमा चलाया जा रहा है, और इसके अलावा उन्हें यह भी बताना पड़ता है कि क्या उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई लंबित है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो इसके कारण आप अयोग्य नहीं हो जाते हैं, बल्कि इसके कारण आपकी उम्मीदवारी को रद्द किया जा सकता है। यानी कि पूर्व में आपके द्वारा किए गए काम के आधार पर उस नौकरी के लिए आपकी जो उम्मीदवारी है उसको रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो कैरेक्टर वेरिफिकेशन है उसमें अगर कोई ऐसी बात सामने आ जाती है तो यहाँ पर जो नौकरी देने वाला है वो आपको नौकरी देने से मना कर सकता है। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बहुत सारे निर्णयों से पता चलता है कि नियोक्ता यानी कि जो नौकरी देने वाला है वह किसी को भी आपराधिक रिकॉर्ड के साथ नियुक्त करने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अगर किसी का मामला लंबित है तो ऐसे मामलों में नियोक्ता यानी कि जो नौकरी देने वाला है वह उस मामले की प्रकृति को देखते हुए अपने विवेक से निर्णय ले सकता है। और इसी को आधार बनाते हुए ये कहा गया है कि अगर आपके द्वारा पूर्व में कोई ऐसे काम किए गए हैं जिसके कारण आपको गिरफ्तार किया गया हो, आपके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा हो, या फिर आपका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, तो आपको हो सकता है कि सरकारी नौकरी से वंचित कर दिया जाए। आप सभी जानते होंगे कि अगर आप फॉर्म में गलत जानकारी देते हैं और आगे चल करके आपके ऊपर मुकदमे की बात सामने आती है तो ऐसी स्थिति में भी आपकी नौकरी जा सकती है, क्योंकि आपने फॉर्म में गलत जानकारी दी है। इस न्यूज़ में पासपोर्ट को लेकर के भी बात कही गई है और कहा गया है कि आखिर वो कौन सी ऐसी स्थिति है जिसके कारण अगर आप पासपोर्ट के लिए आवेदन करते हैं तो पासपोर्ट प्राधिकरण उसको मना कर सकता है। यहाँ पर कहा गया है कि भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 6(2) के तहत पासपोर्ट प्राधिकरण विशिष्ट कारणों से पासपोर्ट जारी करने से मना कर सकता है। और उन कारणों में कुछ कारणों की यहाँ पर चर्चा की गई है, जैसे अगर आवेदक भारत का नागरिक नहीं है तो उसे पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अगर आपको पासपोर्ट देने से किसी बाहरी देश की संप्रभुता और अखंडता पर खतरा हो सकता है तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में आपको पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर यह भी बात बताया गया है कि अगर आपके बाहर जाने से देश की सुरक्षा को कोई खतरा हो सकता है
तो यहाँ पर पासपोर्ट प्राधिकरण आपको पासपोर्ट देने से इनकार कर सकता है। इसके अलावा ये भी यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपके बाहर जाने से किसी विदेशी देश के साथ भारत का जो मैत्रीपूर्ण संबंध है वह खराब हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा। और इसी के तरह अगर आप पर कोई केस चल रहा है, कोई मामला लंबित है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको पासपोर्ट देने से इनकार किया जा सकता है। यहाँ पर कहा गया है कि जब आप पासपोर्ट के लिए आवेदन करते हैं तो उससे 5 साल पहले, यानी कि मान लीजिए आपने 2021 में पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है, तो उससे 5 साल पहले यानी कि 2016 से 2021 के बीच में अगर आपको कम से कम 2 साल की सजा हुई है, तो यहाँ पर पासपोर्ट प्राधिकरण आपको पासपोर्ट देने से मना कर सकता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी चर्चा करते हुए बताने का प्रयास किया गया है कि आखिर किस आधार पर किसी व्यक्ति को पासपोर्ट जारी नहीं किया जा सकता। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अगर आवेदक के विरुद्ध किसी आपराधिक न्यायालय में कोई कार्रवाई लंबित है, तो यहाँ पर उसे पासपोर्ट जारी नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा अगर केंद्र सरकार ये समझती है कि आपको पासपोर्ट देना जनहित में नहीं है, तो इस स्थिति में भी आपको पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ये क्लियर करती हैं कि आखिर हमारे देश में किन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को पासपोर्ट नहीं दिया जाता। इस न्यूज़ में यही बताने का प्रयास किया गया है कि यदि कोई आवेदन खारिज कर दिया जाता है जो कि पासपोर्ट को लेकर के है, तो क्या कानूनी उपाय हो सकते हैं। यहाँ पर भारतीय पासपोर्ट अधिनियम की धारा 22 का जिक्र किया गया है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार के पास यह शक्ति है कि वह अधिसूचना के माध्यम से किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को इसके प्रावधानों से छूट दे सकता है। यहाँ पर बताया गया है कि 25 अगस्त 1993 को विदेश मंत्रालय ने उन नागरिकों को राहत प्रदान करने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी जिनके खिलाफ आपराधिक अदालत के समक्ष कार्रवाई लंबित है। यहाँ पर कहा गया कि जिस अदालत में एक कार्रवाई लंबित है, अगर उस अदालत के द्वारा उस व्यक्ति को यह अनुमति दी जाती है कि वह बाहर यात्रा कर सकता है, तो इसके आधार पर सरकार के द्वारा उस व्यक्ति को पासपोर्ट दिया जा सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये पासपोर्ट तभी जारी किए जा सकते हैं जब अदालत पासपोर्ट देने की अनुमति उसे प्रदान करे। तो ध्यान में रखना है आपको अधिनियम की धारा 22 को। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जनवरी 2016 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 62F की वैधता को बरकरार रखा है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को पासपोर्ट देने से मना कर सकती है जिसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई लंबित हो। तो यहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कही गई है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर किन स्थितियों में सरकार के द्वारा किसी व्यक्ति को पासपोर्ट नहीं दिया जाता, या फिर अगर उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है, या फिर पूर्व में उसके द्वारा कोई ऐसे काम किए गए हैं जिसके कारण उस पर केस किया गया हो, उस पर मामला हो, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी नहीं मिल पाएगी। इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। आइए अब एक और न्यूज़ पर यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 11 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है वाई इज रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स बीइंग स्क्रैप्ड, और ये टॉपिक जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इस पर काफ़ी चर्चा पहले भी हुई है। आप सभी को पता होगा कि वित्त मंत्री के द्वारा लोकसभा में कराधान कानून संशोधन विधेयक पेश किया गया है, और इस विधेयक में पूर्वव्यापी टैक्सों को खत्म करने की बात कही गई है। आइए समझ लेते हैं कि आखिर ये पूर्वव्यापी टैक्स है क्या। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि अगर सरकार के द्वारा कोई टैक्स लॉ बनाए गए हैं, तो इसके तहत सरकार समय से पीछे जाकर के किसी कंपनी पर टैक्स लगा सकती है। यानी कि मान लीजिए 2021 में कोई टैक्स लॉ पास किया गया, लेकिन सरकार 10 साल पीछे जा करके कंपनियों के द्वारा जो सौदे हुए हैं, जो उनको सेवाएं दी जा रही हैं, जो उत्पाद उनके द्वारा बनाए जाते हैं, उस पर इस टैक्स को लगाया जा सकता है। और इसीलिए इस टैक्स का नाम दिया गया है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, यानी कि पूर्वव्यापी कराधान। अब हमें ये समझना होगा कि आखिर भारत में ये पूर्वव्यापी कराधान क्यों लाया गया। मई 2007 में वोडाफोन ने हचसन वेम्पुआ में 11 अरब डॉलर में 67% हिस्सेदारी खरीदी थी। इसमें मोबाइल टेलीफोन व्यवसाय
और भारत में हचिसन की अन्य संपत्तियां शामिल थीं और यह लेन देन कैमन आइलैंड में हुआ था। उसी वर्ष सितंबर में भारत सरकार ने पहली बार वोडाफोन से पूंजीगत लाभ यानी कि कैपिटल गेन और विथहोल्डिंग टैक्स के नाम पर 7,990 करोड़ रुपए की मांग की थी। इसको देखते हुए वोडाफोन के द्वारा सबसे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में फैसला सुनाया कि वोडाफोन समूह की 1961 के आयकर अधिनियम की व्याख्या सही थी और उससे हिस्सेदारी खरीदने के लिए कोई कर नहीं देना था। और इसी के चलते उसी वर्ष उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी के द्वारा वित्त अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव ला करके सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को दरकिनार कर दिया गया और यहां पर आयकर विभाग को रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स यानी कि पूर्वव्यापी टैक्स लगाने का शक्ति मिल गया और जिसके आधार पर इनकम टैक्स विभाग के द्वारा वोडाफोन से टैक्स वसूला गया। यही हाल केयर्स एनर्जी के साथ भी हुआ। आप सभी को पता होगा कि 2006-07 में केयर्स एनर्जी यूके ने भारत में एक आईपीओ लाने से पहले अपने भारतीय तेल और गैस व्यवसाय को पुनर्गठित किया था और बाद में केयर्स इंडिया लिमिटेड ने अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा मलेशिया के पेट्रोनॉस और फिर 2009 के दौरान वेदांता समूह को बेच दिया था। और यहां पर 2012 में जो लॉ पास किए गए थे उसका उपयोग करके पीछे किए गए सौदों पर टैक्स लिया गया। यहां पर वोडाफोन और केयर्स एनर्जी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता शुरू की गई और यहां पर 2020 में हेग में अस्थायी मध्यस्थता अदालत ने वोडाफोन के पक्ष में फैसला सुनाया। यही हाल केयर्स के साथ भी हुआ और ट्रिब्यूनल ने केयर्स के पक्ष में फैसला सुनाया जिसमें भारत सरकार को कुल मिलाकर के $1.7 बिलियन देने हैं। यानी कि ये दोनों केस भारत हार गया और इसी को देखते हुए आयकर कानूनों में सुधार की जरूरत दिखाई देने लगी और यहाँ पर भारत सरकार ने एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। ये फैसला देर से जरूर आया है लेकिन यहाँ पर जो चेंजेस किए जाएंगे भारत सरकार के द्वारा उसका असर भारत में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है उस पर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि इन दोनों मामलों के कारण भारत की जो छवि है इंटरनेशनल मार्केट में वह खराब हो रही थी। भारत में बड़े जो इन्वेस्टमेंट है वो आने बंद हो सकते थे और इसी को देखते हुए सरकार ने इन कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव लाया है। यहाँ पर आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आखिर क्या बदलाव किए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा। यहाँ पर जो विधेयक लाया गया उसमें कहा गया है कि मई 2012 से पहले निष्पादित विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में संपत्ति की बिक्री पर पूर्वव्यापी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और यहाँ पर एक संदेश भी दिया गया है कि जिन कंपनियों को संशोधन से लाभ होगा उन्हें सरकार के खिलाफ सभी कानूनी मामलों को वापस लेना होगा और ब्याज लागत और हुए नुकसान को छोड़ना होगा। यानी कि सरकार के द्वारा यह साफ किया गया है कि 2012 से पहले अगर कोई भी समझौता विदेशी संस्थाओं के द्वारा भारत में संपत्ति बिक्री को लेकर के किया गया है तो वहां पर इनकम टैक्स के द्वारा कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स यानी कि पूर्वव्यापी टैक्स नहीं वसूला जाएगा। और आप सभी को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ये जो फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है वह वोडाफोन और केयर्स के मामले के कारण ही लिया गया है। जैसा कि मैंने कहा कि इस मामले में बहुत देरी हुई है, लेकिन यहाँ पर यह कहा गया है कि जो भी फैसला अभी सरकार ने लिया है उसके कारण भारत की जो छवि है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो ठीक होगी। आइए एक और न्यूज़ की यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 10 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है ट्यूनिंग द प्राइवेट सेक्टर शेयर इन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 गवर्नेंस और जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। आप सभी को पता होगा कि भारत में जितने भी टीके उत्पादन किए जाते हैं उसका 25% प्राइवेट सेक्टर को दिया जाता है और यहाँ पर इसी को लेकर के चर्चा किया गया और कहा गया है कि सरकार के इस कदम से भारत में जो वैक्सीन इनइक्वलिटी है वो बढ़ रहा है। यहाँ पर यह कहा गया है कि भारत सरकार ने जब ये फैसला लिया था कि 25% वैक्सीन इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दी जाएगी तो यहाँ पर भारत सरकार ने रियलिटी को समझे बिना ऐसा कदम उठाया था। यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया गया है कि इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा 40 साल से चल रहे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत सिर्फ 10 से 15% बच्चों को वैक्सीन दिया जाता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में बच्चों को अनेकों बीमारियों से बचाने के लिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया जाता है
और यहाँ पर सरकार के द्वारा बच्चों को अलग अलग रोगों से बचाने के लिए वैक्सीन दिए जाते हैं। अगर देखा जाए तो इस प्रोग्राम के तहत प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा जितने भी वैक्सीन भारत में दिए जाते हैं उसका मात्र 10% वैक्सीन ही इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा दिया जाता है। और अगर इसको ध्यान में रखा जाए तो भारत सरकार का जो ये फैसला था कि 25% वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर को दिया जाना चाहिए, ये फैसला गलत प्रतीत होता है। प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जितने केंद्र खोले गए हैं वैक्सीन को देने के लिए, वे पूरे वैक्सीन सेंटर का मात्र 3 से 5% हैं। यानी कि इनके जो सेंटर हैं वो बहुत ही कम है और उसके आधार पर अगर देखा जाए तो उन्हें टीकों की आपूर्ति बहुत ही ज़्यादा होती है और इसीलिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास टीके हमेशा मौजूद होते हैं, जबकि जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं या फिर जो सरकारी केंद्र हैं जहां पर टीके लगाए जा रहे हैं वहां पर टीके बहुत ही जल्दी खत्म हो जाते हैं। और इसके कारण बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें टीकों की कमी के कारण प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के टीके लगवाने पड़ रहे हैं। और आप सभी को पता होगा कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल में या फिर प्राइवेट केंद्रों में जो टीके दिए जा रहे हैं वहां पर उन टीकों का दाम बहुत ही ज़्यादा है, जिसके कारण एक आम भारतीय को बहुत ज़्यादा पैसा जो है इन वैक्सीन के लिए खर्च करना पड़ रहा है। और यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि अगर हम पिछले 3 महीनों की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा नहीं रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि सार्वजनिक टीका केंद्रों में टीकों की कमी हो जा रही है क्योंकि उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है, देश के हर भाग में ये मौजूद हैं, जबकि ये जो प्राइवेट टीका केंद्र हैं वो शहरों में सिकुड़े हुए हैं, शहरों में इनको देखा जाता है और वहाँ पर वैक्सीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होने के कारण बहुत सारे लोग यहाँ पर जा रहे हैं और टीकों के लिए पैसे अदा कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो भारत के लोगों के द्वारा सरकार से अधिक खर्च किया जा रहा है इन टीकों को लेने में। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि भुगतान किए गए टीकाकरण तक आसान पहुँचने टीका असमानताओं को बढ़ाया है। यानी कि अगर आपके पास पैसा है तो आप आसानी से जाकर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में टीका ले रहे हैं, लेकिन वे लोग जिनके पास पैसा नहीं है वे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें सरकारी टीका केंद्रों में वैक्सीन आने का इंतजार करना पड़ रहा है और जिसके कारण जो टीका असमानता है वो भी हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार मंत्री के द्वारा 3 अगस्त को संसद में जो सूचना दी गई थी उसका जिक्र किया गया और कहा गया है कि पिछले 3 महीने में निजी क्षेत्र में भारत में कुल टीकाकरण का केवल 7% योगदान दिया है। यानी कि अगर 100 टीका लगाया गया है 3 महीने में तो सिर्फ 60 टीका जो है वो निजी क्षेत्र के द्वारा लगाया गया है, जबकि इनका जो भागीदारी है वो है 25%। और इसी को आधार बनाकर के यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है कि प्राइवेट केंद्रों की जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा टीके उनको दिए जा रहे हैं, जबकि अगर हम कुल केंद्रों की बात करें तो कुल केंद्रों में सार्वजनिक केंद्र जो है वो सबसे ज़्यादा हैं। और भारत सरकार को अब ये सोचना पड़ेगा कि जो टीके प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दिए जा रहे हैं उन्हें सार्वजनिक केंद्रों को दिया जाए, जिससे वहाँ पर टीके की कमी नहीं होगी। तो इन सभी बातों का यहाँ पर जिक्र किया गया और कहा गया है कि भारत सरकार को अपनी स्ट्रेटजी को बदलने की ज़रूरत है। वैसे स्टेट जहाँ पर मामले ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ पर टीके ज़्यादा दिए जाएं, जिनसे वहाँ के लोगों की रक्षा की जा सके। आइए एक और न्यूज़ की यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 10 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है लद्दाख ग्लेशियर रिट्रीट ड्यू टू वार्मिंग, लो विंटर प्रेसिपिटेशन फाइंड्स स्टडी। और ये टॉपिक जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है। इस न्यूज़ में ये बताने का प्रयास किया गया है कि लद्दाख की जास्कर घाटी में स्थित पेंसिनलुंगपा ग्लेशियर सर्दियों के दौरान तापमान में वृद्धि और वर्षा में कमी के कारण पीछे हट रहा है, यानी कि वो छोटा हो रहा है। और यह बात एक अध्ययन में पता चला है। यहाँ पर कहा गया है कि 2015 से देहरादून में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय है, उसके द्वारा यहाँ पर काम किया जा रहा था और यहाँ पर यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा था कि आखिर ये ग्लेशियर क्यों छोटे हो रहे हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि इस इंस्टीट्यूट के द्वारा विभिन्न पहलुओं पर काम किया जा रहा था, जिसमें ग्लेशियर स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग, उस पर पड़ने वाले जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, इन सभी को बहुत सालों तक मॉनिटर किया गया। और यहाँ पर मॉनिटर करने के बाद ये पता चला है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण और सर्दियों में कम बर्फबारी के कारण
ये ग्लेशियर दिन प्रतिदिन छोटा होता जा रहा है। इस न्यूज में एक और इम्पोर्टेंट बात कही गई है, यहाँ पर रेट ऑफ डिक्लाइन का चर्चा किया गया, यानी कि गिरावट की दर का चर्चा किया गया और कहा गया है कि अध्ययन से ये पता चलता है कि 4 सालों में यानी कि 2015 से लेकर 2019 के बीच में ग्लेशियर 6.7 प्लस माइनस 3 मीटर प्रति वर्ष की औसत दर से पीछे हट रहा है, यानी कि छोटा हो रहा है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। और यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है वो अब हमारे ग्लेशियर पे पड़ना शुरू हो गया है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जिस तरीके से तापमान में वृद्धि हो रही है पूरी दुनिया में, उस कारण से यहाँ जो गिरावट की दर है वो और तेज हो सकती है। तो इस न्यूज़ को भी आप लोग देख लेंगे, एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए एक और न्यूज़ की यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 में एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है सुंदरबन इज नाउ ड्रॉइंग इन प्लास्टिक, और ये टॉपिक जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि सुंदरबन में अनियंत्रित राहत के कारण चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में एक नया संकट पैदा हुआ है और उस संकट का नाम है प्लास्टिक कचरा। यानी कि सरकार के द्वारा जिस तरीके से चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में प्लास्टिक के पैकेट गिराए गए हैं, उसके कारण सुंदरबन के अनेक इलाकों में प्लास्टिक कचरा फैला हुआ है। यहाँ पर यह बताया गया है कई गैर सरकारी संगठन, विशेषज्ञों और यहाँ तक कि जिला पुलिस और वन विभाग ने सुंदरबन के अलग अलग द्वीपों पर भारी मात्रा में प्लास्टिक जो कचरा वहां पर जमा हो गया उस पर चिंता व्यक्त की है और कहा गया है कि इसके कारण सुंदरबन के पारिस्थितिक तंत्र को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। इस न्यूज में यह जानकारी दी गई है कि स्थानीय एनजीओ महाजीवन ने चक्रवात यास के कुछ दिनों बाद गुस्साबा ब्लॉक में लगभग 300 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा बरामद किया था। तो आप समझ सकते हैं कि सुंदरबन के अलग अलग इलाकों में कितना ज्यादा कचरा मौजूद होगा। यानी कि हजारों वर्ग किलोमीटर में फैले सुंदरबन के लगभग 50 बसे हुए द्वीपों में आने वाले प्लास्टिक कचरे की कुल मात्रा का अनुमान लगाना मुश्किल है। और यहाँ पर इसी के दीर्घकालिक प्रभाव की चर्चा की गई और कहा गया है कि खारे पानी में प्लास्टिक की उपस्थिति धीरे धीरे इस पानी को और जहरीला बनाएगी। पानी में प्लास्टिक की मौजूदगी के कारण माइक्रोप्लास्टिक में वृद्धि होगी जो धीरे धीरे खाद्य प्रणाली में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि ये जो माइक्रोप्लास्टिक है उन्हें मछलियों के द्वारा खाया जाता है और जब लोगों के द्वारा मछलियों को खाया जाएगा तो धीरे धीरे ये लोगों के खाद्य प्रणाली में प्रवेश कर जाएंगे। और इन सभी बातों की यहाँ पर चर्चा की गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इसको भी आप लोग जरूर देख लेंगे। आइए एक और न्यूज की यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 9 पे एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है सेकेंड अफगान सिटी फॉल इनटू तालिबान हैंड, और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है। इस न्यूज में ये बताया गया है कि अफगानिस्तान के एक प्रांतीय सांसद के द्वारा ये कहा गया है कि तालिबानी आतंकवादी शनिवार को उत्तरी अफगानिस्तान के जावजान प्रांत की राजधानी में दाखिल हो गए हैं और अगर यह शहर तालिबान के हाथों में चला जाता है तो कुछ दिनों के अंदर तालिबान के हाथों में जाने वाला यह दूसरा प्रांतीय राजधानी होगा। आप सभी को पता होगा कि तालिबान ने शुक्रवार को ही दक्षिण पश्चिम निमरोज प्रांत के राजधानी जरांज पर कब्जा किया है और उसके एक दिन बाद ही यह खबर आई है कि तालिबानी आतंकवादी जावजान प्रांत की राजधानी में भी दाखिल हो गए हैं। और यही हाल अफगानिस्तान के अन्य प्रांतीय राजधानियों का भी है, जहां पर तालिबान आतंकवादियों के द्वारा इन राजधानियों पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। यहां पर अफगानिस्तान सरकार का कहना है कि वह इन दोनों जगहों पर अभी भी तालिबानी आतंकवादियों के साथ लड़ रही है और इन्हें छुड़ाने का प्रयास कर रही है। यहां पर ये जो घटनाक्रम हुआ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान के उत्तर में आगे बढ़ा जा रहा है और समझा ये जाता था कि ये जो उत्तर का इलाका है वो तालिबान विरोध का गढ़ है और अपेक्षाकृत ज़्यादा सुरक्षित है। यहाँ पर हम जिस इलाके की बात कर रहे हैं वह यूएस सहयोगी उज्बेक सरदार राशिद दोस्तम का गढ़ है जो कि तालिबान विरोधी हैं। और इसको देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इतना विरोध होने के बावजूद तालिबान कैसे इन क्षेत्रों पे कब्जा कर रहा है। इसी न्यूज में यह बताया गया है कि अमेरिकी वायुसेना
दक्षिण हेलमंद और कांधार प्रांतों में तालिबान के ठिकानों पर बमबारी कर रही है और अफगान वायुसेना और उसकी जमीनी सेना की मदद कर रही है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि शुक्रवार को ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान के दूत के द्वारा यह मांग की गई थी कि पूरी दुनिया तालिबान पर यह दबाव बनाए कि तालिबान अफगानिस्तान के शहरों पर हमला बंद कर दे। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि अफगानिस्तान के हेलमंद और कंधार प्रांतों में हजारों लोग इस लड़ाई के कारण विस्थापित हुए हैं और दयनीय परिस्थिति में रहने को मजबूर हो रहे हैं। और इसको देखते हुए कोई ना कोई ऐसा तरीका जरूर निकालना पड़ेगा पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को, जिससे तालिबान का जो वहां पर वर्चस्व है उसे रोका जा सके। तो अभी आने वाले दिनों में ऐसी और भी खबरें आपके सामने आएंगी, इस न्यूज को आपको ध्यान में रखना है। आइए अब आज के विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, पूर्वव्यापी कर क्या है और क्यों इस टैक्स को खत्म करना चाहिए। तो इस पर हमने चर्चा की है। आप ये समझा सकते हैं कि आखिर पूर्वव्यापी टैक्स हमारे देश में क्यों लाया गया और इस टैक्स का उपयोग करने के बाद जिस तरीके से कुछ कंपनियों के द्वारा भारत पर केस किया गया और इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल के द्वारा उन कंपनियों के पक्ष में फैसला दिया गया, उससे भारत की जो छवि है वो इंटरनेशनल मार्केट में खराब हुई है, जिसके कारण भारत सरकार के द्वारा ये जो फैसला लिया गया है इस टैक्स को खत्म करने का, वो बहुत ही सराहनीय कदम है। तो इन सभी बातों की यहाँ पर आप चर्चा कर सकते हैं और समझाने का प्रयास करें कि क्यों यहाँ पर यह फैसला लिया गया कि पूर्वव्यापी टैक्सों को खत्म किया जाए या फिर इसके प्रावधान को बदला जाए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी आवेदक को पासपोर्ट से कब वंचित किया जा सकता है? क्या आपराधिक मामलों का सामना करने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति विदेश यात्रा नहीं कर सकता? इस पर आपको अपनी राय रखनी है। तो सबसे पहले टॉपिक में हमने बातें की कि आखिर वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें किसी आवेदक को पासपोर्ट देने से सरकार मना कर सकती है। और यहां पर जो प्रश्न उठाया गया है कि क्या आप पर अगर आपराधिक मामला है तो आप विदेश यात्रा नहीं कर सकते, इसको लेकर के जो कोर्ट के द्वारा फैसले दिए गए हैं आप उसका यहां पर जिक्र कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको आज का ये समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको दोबारा से पढ़ लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।